हेलो एवरीवन। तो बच्चों, हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू कर दिया था और आज हम लोग लेकर के आए इसका लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 जो कि इस चैप्टर का एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट तुमको मैंने बताया था। एक बेस हम लोगों का तैयार हो चुका है। जो भी छोटी छोटी बातें थी, पूरा मैकेनिज्म, एक कंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो कैसे होता है, कुछ टर्म्स, रेजिस्टेंस का क्या मीनिंग होता है, कोलिजन का क्या रोल है और सुपर कंडक्टिविटी का क्या मतलब होता है, कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट निकल के आता है। रिलैक्सेशन टाइम की बात हम लोग किए थे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात किया, थर्मल वेलोसिटी की बात किया। तो जो कुछ बेसिक टर्म्स थे, जो बेसिक इस चैप्टर में आगे पढ़ने के हमको ज़रूरी होंगे, वो फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से लोगों ने पूरा कर लिया। अब अगर तुम में से जिन जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, मैं तुरंत कहूँगा इस लेक्चर को पॉज करो और जाओ पहले लेक्चर नंबर 1 अच्छे से देखो, कंप्लीट करो, कॉन्सेप्ट जो बताएंगे उनको सीखो, फिर इस लेक्चर को शुरू करना। नहीं तो फिर तुमको बात ठीक से समझ में नहीं आएगी। और अगर लेक्चर 1 कंप्लीट है, सब कुछ फाइन है, तो फिर हम लोग इसको शुरू कर सकते हैं। तो बच्चों, जो लेक्चर नंबर 1 था वो इस चैप्टर का एकदम बेसिक था। बहुत बेसिक चीज़ें जिस पर पूरा एक बेस बन चुका है और इस पर पूरा इमारत अब खड़ा करेंगे इस चैप्टर का। तो जो बेसिक्स बातें थी वो हमको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जो भी इस चैप्टर की ज़रूरी है तो वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, देखते हैं चैप्टर किस दिशा में आगे की तरफ मुड़ता है। जैसे कि मैंने कहा था बच्चों कि दिस इज़ द बॉस चैप्टर, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, कि बहुत शानदार कंटेंट है जो तुम्हारे पूरे क्लास 12th के सिलेबस को डोमिनेट करता है, वो तो है ही है, वो तो एक बात है ही है। बट ऑल्सो द बॉस इन द सेंस कि तुम्हारे एग्जामिनेशन पेपर में भी इसके अच्छे खासे क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू भी दिस इज द बॉस चैप्टर। तो अगर इसको छोड़ें, स्किप करें, बहुत ध्यान से ना इस पर कॉन्सेंट्रेशन करें और तो फिर ये मुश्किल पैदा कर सकता है। तो इसलिए हम लोग बहुत धीमे धीमे चलेंगे, एकदम घबराने की बात नहीं है। समझ देखो, हमेशा मैं कहता हूँ तुमसे कि भागना नहीं है, भागने का समय भी आएगा, भगाऊंगा भी मैं, लेकिन अभी हमको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, समझना है। धीमे धीमे चलेंगे, पेशेंस रख के चलेंगे और बहुत बढ़िया से पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। बस तुमको पीछे नहीं रहना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बैकलॉग है, जो पीछे छोटे चैप्टर्स हैं, जिस दिन लेक्चर्स नहीं आ पाते हैं उस दिन पीछे के लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया करो, है ना। ऐसे बैठने से टाइम हमको वेस्ट नहीं करना है। सब कुछ अगर ठीक है तो रिवीजन ही कर लिया करो कि चलो यार कैपेसिटर में जरा एक बार रिवीजन मार लेते हैं, सर ने क्या क्या पढ़ाया था। तो आई मीन टच में रहो। किसी दिन लेक्चर अगर नहीं है तो ऐसा नहीं कि फिजिक्स तुमको पढ़नी नहीं है, हल्का फुल्का नोट्स से प्रीवियस लेक्चर्स को देखते रहो, पढ़ो, टच में रहो, है ना। चलो तो शुरू करते हैं बच्चों सेकंड लेक्चर। और सेकंड लेक्चर में देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। कुछ रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग और कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जैसे एग्जाम में आते हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी से। तो सबसे पहले लेट अस एज्यूम कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। चलो पहले एक मैं तुम्हें कंडक्टर से मुलाकात करवाता हूँ। तो लेट अस सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। फॉर अ मोमेंट मान लेते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया इसका यूनिफॉर्म है, कहीं मोटा पतला नहीं है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का है। और जैसे ही हमने क्या किया कि इसके दोनों एंड्स के बीच में एक बैटरी मैंने, एक सेल मैंने कनेक्ट कर दिया, एक सोर्स मैंने जोड़ दिया। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बैटरी क्या करती है, तो बैटरी, ये सोर्स इस कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों एंड्स के बीच होगा वो कांस्टेंट होगा। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बैटरी, ठीक है, कि वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस से, जैसा कि आपने बताया था सर, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है जिसका डायरेक्शन हाई पोटेंशियल वाले एंड से लो पोटेंशियल वाले एंड की तरफ होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स
फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रॉन जब चलना शुरू करते हैं तो ही इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन होता है। ये पूरा कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। तो अभी मुझको क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो कैसे होता है, पूरा मैकेनिज्म समझ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है, कोलिजन कैसे होता है, बैटरी इसको कैसे वापस उठाती है, एवरीथिंग वी हैव अंडरस्टूड। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि इनसे जो करंट पैदा होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है, कैसे उसको समझते हैं हम लोग। तो सपोज दैट हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं। चलो इस कंडक्टर के अंदर बीच में मैंने एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। चलो ये हम लोगों को पता है कि ट्रेडिशनली इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट मानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट उसका जस्ट क्या हम लोग मानते हैं कन्वेंशनली उसके अपोजिट। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब जैसे मान लो बेटा कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर मैंने कोई क्रॉस सेक्शन लिया बीच में। अब इस क्रॉस सेक्शन से मान लो डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो करता है। डेल्टा क्यू चार्ज इस छोटे से क्रॉस सेक्शन से फ्लो करता है इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। बहुत ध्यान से बस समझना, हमने बीच में छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले लिया और देखा उस क्रॉस सेक्शन से डेल्टा टी टाइम में जो टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन, उसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे तुमको मैंने बताया था। तो जो टोटल चार्ज की बात हम लोग करते हैं बच्चों डेल्टा की। तो मान लो इस क्रॉस सेक्शन से डेल्टा टी टाइम में एक सर्टेन टाइम 2 सेकेंड 4 सेकेंड 10 सेकेंड जो तुमको देना है अपने हिसाब से सकते हो, एक सर्टेन टाइम में डेल्टा टी टाइम में टोटल चार्ज डेल्टा क्यू फ्लो करके निकल रहा है। तो इससे जो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग डिफाइन कर दें, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हो, वी डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एज I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। किसी भी कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में जितना चार्ज का फ्लो होता है उसको हम कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। जिस रेट से चार्ज का फ्लो होगा पर सेकेंड पर मिनट वॉटेवर जो भी है, वो रेट को ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से कोरिलेट करते हैं। तो किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिट टाइम में जितना चार्ज का फ्लो हो, कितना चार्ज भैया इससे पर सेकेंड फ्लो हो रहा है लगातार, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, हम सब जानते हैं। अब यहाँ पर तुमको बच्चों 2 चीज़ में बताता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो होता है किसी भी क्रॉस सेक्शन से, नॉट नेसेसरली कि वो यूनिफॉर्म फ्लो, 2 टाइप का फ्लो हो सकता है, यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अगर मैं तुमको यहाँ पर बात करूँ कि फॉर यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज, अगर बात करूं कि फ्लो ऑफ चार्ज बच्चों यूनिफॉर्म है। अब फ्लो ऑफ चार्ज यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या हुआ? फ्लो ऑफ चार्ज बच्चों यूनिफॉर्म होने का मतलब ये हुआ कि इस क्रॉस सेक्शन से इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज का फ्लो होना चाहिए। मतलब जैसे हर 2 मिनट में 100 कूलम चार्ज का फ्लो हो रहा है, हर 2 मिनट में 100 कूलम, हर 2 मिनट में 100 कूलम, तो एवरी 2 मिनट्स 100 कूलम चार्ज का फ्लो हो जा रहा है। ये घट बढ़ नहीं रहा है, हर 2 मिनट में 100 कूलम का फ्लो हो रहा है। 2 मिनट बीता 100 कूलम चार्ज का फ्लो हो गया, फिर 2 मिनट बीता 100 कूलम चार्ज का फ्लो हो गया, फिर 2 मिनट बीता 100 कूलम चार्ज का फ्लो हो गया। तो इसको बोलोगे यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज। बट ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। मान लो मैंने कहा कि अभी 2 मिनट में 100 कूलम चार्ज का फ्लो हो गया,
अगले 2 मिनट में शायद 150 कूलम चार्ज का फ्लो हो जाए, अगले 2 मिनट में शायद 50 कूलम का फ्लो। तो हो सकता है कि चार्ज का जो फ्लो हो रहा हो वो हर टाइम बदल भी रहा हो, कभी ज़्यादा चार्ज फ्लो कर गया, कभी कम चार्ज फ्लो कर गया। तो उसको हम कहेंगे बच्चों नॉन यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज का फ्लो, हर 2 मिनट में 100 कूलम फ्लो कर, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो कहोगे चार्ज का फ्लो यूनिफॉर्म है। तो चार्ज का जब फ्लो यूनिफॉर्म होगा, सिंपल सा फॉर्मूला बच्चों में यूज़ करते हैं, I इज इक्वल टू Q/T। ठीक है, जितना यूनिट टाइम में चार्ज का फ्लो होगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अगर चार्ज का फ्लो फॉर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज, मान लो अगर मैं कहूँ कि चार्ज का फ्लो नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है ऐसा हो रहा हो कि 1 सेकेंड में 10 कूलम चार्ज का फ्लो हुआ, अगले 1 सेकेंड में 12 कूलम का फ्लो हो गया, अगले 1 सेकेंड में 15 कूलम का फ्लो हो गया, अगले 1 सेकेंड में 20 कूलम। तो हर अलग अलग टाइम पर अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज का फ्लो हो गया। पहले 1 सेकेंड में 10 कूलम का फ्लो हो गया, अगले 1 सेकेंड में 15 का फ्लो हो गया, अगले 1 सेकेंड में 20 कूलम का फ्लो हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू हर अलग अलग टाइम पर अलग अलग होगी। यहाँ तो ठीक है, अगर फ्लो यूनिफॉर्म है तो एवरी टाइम करंट विल बी सेम, कहीं भी तुम रेट फ्लो निकालोगे सेम आएगा। अगर भाई फ्लो यूनिफॉर्म है तो कहीं भी रेट ऑफ फ्लो निकालोगे सेम आएगा। लेकिन अगर फ्लो नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं 10 कूलम फ्लो कर, कहीं 20 कूलम, कहीं 15, कभी 0, तो जाहिर सी बात है ऐसे कंडीशन में रेट ऑफ फ्लो विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो हर अलग अलग टाइम पर अलग अलग उसकी वैल्यू होगी। तो ऐसे कंडीशन में एक सर्टेन टाइम पर हमको बताना पड़ता है भाई इतने वक्त इलेक्ट्रिक करंट क्या है, उस समय इलेक्ट्रिक करंट कितनी है, इस समय इलेक्ट्रिक करंट कितनी है। क्यों? क्योंकि फ्लो इज नॉट यूनिफॉर्म। तो ऐसे कंडीशन में बच्चों जहाँ फ्लो यूनिफॉर्म नहीं हो, मतलब अलग अलग चार्ज का फ्लो हो रहा हो, कभी 10 कूलम फ्लो निकल गया, फिर 20 कूलम निकल गया, फिर अगले सेकेंड में 15 कूलम का फ्लो हो गया, तो जाहिर सी बात है ऐसे कंडीशन इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट होगी। तो किसी सर्टेन कंडीशन पर अगर तुमको चार्ज का फ्लो निकालना होगा तो बच्चों dq/, क्या होगा, dt। जनरली इसकी पहचान क्या होगी बताओ? इसकी पहचान क्या होगी बच्चों कि जब भी चार्ज तुमको टाइम के फंक्शन में दे दे, जैसे किसी क्वेश्चन में आ जाए कि चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर डिपेंड्स ऑन टाइम, चार्ज का फ्लो टाइम के रिस्पेक्ट में दे दे, तो समझना कि चार्ज की जो वैल्यू है वो टाइम पर डिपेंड कर रही है, मतलब अलग अलग टाइम पर अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो कहीं भी चार्ज का फंक्शन, जनरली एक जनरल बात बता रहा हूँ, अगर फंक्शन ऑफ टाइम के फॉर्म में आ जाए, ये सब फंक्शन ऑफ टाइम, तो समझना फ्लो इज नॉन यूनिफॉर्म। और I इज इक्वल टू क्या लगाना है, dq/dt। कुछ बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानेंगे कि फ्लो इज यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म? तो कहीं भी अगर तुम्हारे क्वेश्चन में चार्ज की वैल्यू टाइम के फंक्शन के रूप में दे दे, q इज इक्वल टू t² प्लस 2, q इज इक्वल टू t² प्लस 5t माइनस 1, तो कहीं भी चार्ज की वैल्यू टाइम के फंक्शन में, समझना चार्ज इज वेरिएबल, अलग अलग टाइम पर अलग अलग चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में गिवन टाइम पर तुमसे करंट पूछा जाएगा कि भैया t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर करंट की वैल्यू बताओ, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर करंट की वैल्यू बताओ। तो ठीक है, I इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट कर दोगे dq/dt, आ जाएगा आंसर। अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और अगर फ्लो यूनिफॉर्म है तब तो I इज इक्वल टू q/t, चाहे 1 सेकेंड पे निकालो, चाहे 10 सेकेंड पे निकालो, चाहे 20 सेकेंड पे निकालो, चाहे 50 सेकेंड पे निकालो, इलेक्ट्रिक करंट विल बी सेम, क्योंकि फ्लो इज यूनिफॉर्म। तो ये 2-3 चीज़ें ये होंगी। और एक सर्टेन टाइम इंटरवल में निकालो कि एवरेज करंट कितनी है, कि भाई इतने समय में डेल्टा t समय में डेल्टा q चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो व्हाट विल बी एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, I इज इक्वल टू डेल्टा q/डेल्टा t लगा सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग कोई फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से कभी कभी हम लोग चार्ज का फ्लो भी पूछा जाता है कि किसी क्रॉस सेक्शन से 10 सेकेंड में कितना चार्ज का फ्लो होगा, 50 सेकेंड में कितना चार्ज का फ्लो होगा। तो यहाँ से अगर तुम इसको निकालो
to find the amount of charge that is flowing। अगर हमको ये पता करना हो कि चार्ज कितना फ्लो कर रहा है तो यहाँ से डी क्यू इज इक्वल टू क्या कर दोगे बच्चों, डी क्यू इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आई इंटू डी टी कर सकते हो। और फिर तुमको एक टाइम इंटरवल दिया रहेगा कि 10 सेकेंड में कितना चार्ज का फ्लो हुआ, 20 सेकेंड में कितना चार्ज का फ्लो हुआ। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी। ये इंटरवल तुमको दिया रहेगा कि कहाँ से कहाँ तक तुमको चार्ज का फ्लो निकालना है, तो वहाँ से वहाँ तक इंटरवल में हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, इससे अलग से इसको बता दे रहा हूँ। ऐसा मत कोई खास फॉर्मूला ही है ये, ऐसा मत समझना, बस बता रहा हूँ कि ऐसे अगर आता है तो चार्ज कितना फ्लो करेगा फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या कर दिया, आई डी टी। और उसको फिर जहाँ से जहाँ तक बोला रहेगा कि भैया 2 सेकंड से 5 सेकंड तक कितना चार्ज का फ्लो हुआ, तो 2 से 5 तक इंडिकेट कर देंगे। 0 से लेकर 10 सेकंड तक कितना चार्ज यहाँ से फ्लो हो गया, ऐसा बोल दिया। ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है। 0 से लेकर के 10 सेकंड तक कितना चार्ज फ्लो करके गुजर गया बताओ, चार्ज का अमाउंट कितना गुजर गया बताओ। तो क्या करना है, 0 से 10 तक उसको इंटीग्रेट कर देना। तो ऐसा क्वेश्चन भी बहुत तुमको मिलेगा जहाँ पर तुमको चार्ज का अमाउंट फाइंड करना होगा कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है। तो वहाँ पर तुमको थोड़ा सा इस फॉर्मूले को ध्यान रखना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, तुमको फाइंड करना होगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये सब कुछ बेसिक बातें तुमको ध्यान रखनी होंगी। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं और यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, इससे उसका ध्यान रखें। ओके, तो देखते हैं बच्चों करंट डेंसिटी क्या होती है। अब करंट डेंसिटी के लिए मैं पूरा कंडक्टर नहीं बना रहा हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। सपोज करो एक कंडक्टर का मैंने एक छोटा सा हिस्सा लिया, ठीक है, और इसका एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया मैं कंसीडर यहाँ पे कर लेता हूँ। एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि जो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन का एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। ये सब जानते हैं लोग अच्छे से, गॉस में पढ़ा है कि इसका जो एरिया, जो क्रॉस सेक्शन तुमने लिया है उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। और मान लो इसके पूरे प्लेन से आई इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है। आई इलेक्ट्रिक करंट पूरे सरफेस एरिया से फ्लो कर रही है अलोंग द उसके एरिया वेक्टर, जैसा कि फिगर में देखा। तो करंट डेंसिटी का मतलब होता है कि किसी भी कंडक्टर के जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के यूनिट वैल्यू से, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, दैट इज करंट, नाम ही है डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का मतलब ये होता है कि भाई कोई कंडक्टर है तो उस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया तुम देख रहे हो उससे करंट का फ्लो हो रहा है, लगातार फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो कर रही है। तो ऐसा कहा जाता है कि उस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन है उसके यूनिट एरिया से जितना करंट का फ्लो हो जाए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, वो कहलाता है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी को मैं डिफाइन करता हूँ लाइक J इज इक्वल टू आई बाई ए, ठीक है। तो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज आई बाई ए, जहाँ आई क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ करंट, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर जितना करंट का फ्लो हो रहा है वो, जैसे प्लेन है, ये प्लेन है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर जितना अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो होगा पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। सबसे बड़ी बात क्या है, जो करंट डेंसिटी बच्चों वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो करंट डेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। J इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। ऐसे किसी को वेक्टर कैसे बोल सकते हो भाई डायरेक्शन के। तो याद रखना बच्चों, जो J का डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ
J is along the डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस बात को ध्यान रखना, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के डायरेक्शन में होता है। एक बात तो सबको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन होता है, मगर वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है जरा मुझको तुम लोग बताना, जो बच्चे भी इस लेक्चर को देख रहे हैं जरा इस बात को मुझको बताएं, जिसको याद हो तो, कि इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन होने के बावजूद भी इसको वेक्टर कंसीडर क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को आता होगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, मैं देखता हूँ कि इसका आंसर सही होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन होता है, भले वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानी जाती है मगर डायरेक्शन उसमें है। तो जो बच्चों करंट डेंसिटी होती है उसका डायरेक्शन भी याद रखना इलेक्ट्रिक करंट के अलोंग मिलेगा तुमको, ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अराउंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, कुछ भी कह सकते हो। करंट डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के अलाउंग होती है, करंट डेंसिटी नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट होती है, दोनों बात सेम है। मतलब जब भी होगा इलेक्ट्रिक करंट के अलाउंग होगा जे का डायरेक्शन। क्लियर बात समझना। दूसरी बात बच्चों कि कभी कभी ऐसा भी तुमको देखने को मंजर मिलेगा कि कुछ ऐसी कहानी होगी कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं हो रहा होगा। जैसे यहाँ तुम क्या देख रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट जो प्लेन के परपेंडिकुलर फ्लो करे वो है तुम्हारा करंट डेंसिटी का डेफिनेशन। मान लो अगर मैंने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसा सीन बनता है, हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन एरिया है कुछ ऐसा, ठीक है, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा उसके प्लेन के क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर, कुछ ऐसे, दैट इज ए, और ये है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, उनके भी कुछ एंगल बन रहा है, लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में बच्चों जो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जे इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आई बाई ए कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट और जो एरिया वेक्टर है उसके बीच एंगल। क्यों? क्योंकि इस बात को ध्यान रखना कि जो करंट डेंसिटी लेते हैं हम लोग, डिफाइन करते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट तुम लेते हो वो उस इलेक्ट्रिक करंट उसके प्लेन के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी दैट इज कंसीडर्ड इन करंट डेंसिटी। तो अगर कहीं पर भी ऐसा सीन देख रहे हो तो ठीक है, जे इज इक्वल टू आई बाई ए, जैसे इलेक्ट्रिक करंट इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ एंगल बन रहा है बीच में थीटा, तो आई जे इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, आई बाई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, कहीं भी कैसा फॉर्मूला भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, एक और फॉर्मूला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, उसकी बात ही बताता हूँ। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट अगर दिया हो तो चार्ज कैसे फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी का क्या मतलब होता है वो देख लिया। एक फॉर्मूला और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन क्या होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, उससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो जो फॉर्मूला होता है बच्चों ये होता है आई इज इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी। ये इलेक्ट्रिक करंट और करंट डेंसिटी का रिलेशन से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आई क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, किसी कंडक्टर जो फ्लो कर रहा है, स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ए देख रहे हो उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए, वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो बहुत अच्छे से तुमको पता होना चाहिए, एन है बच्चों नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम
इस बात को ध्यान रखना कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, इसको हम लोग कभी कभी उस कंडक्टर के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना कि स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, टोटल नहीं। इस कंडक्टर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है उससे मतलब नहीं, मतलब किससे है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। किसी कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पर n यूज़ करना है, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। किसी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यूनिट वॉल्यूम में कितने, पूरे कंडक्टर में कितने मतलब नहीं यार, नहीं मतलब है मुझको, यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं वो मुझको बताओ, वही यहाँ पर यूज़ करना है। तो कभी भी याद रखना, अगर तुमको n चाहिए होगा, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन में तुमको ऐसा मिलेगा जहाँ तुमको n फाइंड करना पड़ता है, तो कहीं भी तुमको n फाइंड करने की जरूरत पड़े तो समझना कि टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम की दरकार होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की दरकार होगी। पूरा इलेक्ट्रॉन लेकर मुझको क्या करना है, वी नीड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज n। ठीक है, तो I इज इक्वल टू MEAVD। फिर से बोल दो, I इलेक्ट्रिक करंट है, किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रही है वो। स्मॉल n इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, किसी के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कांस्टेंट है। A क्रॉस सेक्शन एरिया एंड VD इज ऑफ कोर्स द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत तरह तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको अच्छे से हमको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स बातें हैं करंट के रिगार्डिंग कि जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, चार्ज का फ्लो यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, चार्ज का फ्लो नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब है। चार्ज का फ्लो यूनिफॉर्म होगा, इलेक्ट्रिक करंट हर टाइम पर सेम होगी। चार्ज का फ्लो नॉन यूनिफॉर्म होगा, अलग अलग टाइम पर अलग अलग करंट तुमको मिलेगी। अगर चार्ज का वैल्यू तुमको t के फॉर्म में दिया है तो समझना कि वेरिएबल है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, और उसके हिसाब से अगर तुमको कभी चार्ज कितना फ्लो कर रहा है निकालना होगा तो इस फॉर्मूले को यूज़ करना, इंटीग्रेट करना, जहाँ से जहाँ तक निकालना होगा इंटीग्रेट कर देना। करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, तो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज कि किसी कंडक्टर के जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके यूनिट एरिया से कितना परपेंडिकुलर करंट का फ्लो हो जाता है, दैट इज करंट डेंसिटी। J इज इक्वल टू I बाई A, वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट के अलोंग इसका डायरेक्शन होता है। अगर कहीं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन सेम ना हो, उनके बीच कुछ एंगल बने, है ना, तो हमको हमेशा इलेक्ट्रिक करंट प्लेन के परपेंडिकुलर चाहिए कि कितना फ्लो हो रहा है। तो I इज इक्वल टू J इज इक्वल टू क्या होगा, जो I बाई A कॉस थीटा। ठीक है, जहाँ थीटा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट और एरिया वेक्टर के बीच बना एंगल। मैं फिर कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन होता है, मगर फिर भी इसको वेक्टर क्यों नहीं बोलते हैं, इसका आंसर मुझको चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताओगे। एंड लास्टली, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, जहाँ स्मॉल n क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर बोल रहा हूँ अच्छे समझना, पर यूनिट वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन चाहिए, पूरे इलेक्ट्रॉन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो जल्दी से इस फॉर्मूले कॉपी कर लो, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे चलेंगे। नहीं, ठीक है, जल्दी। ओके, तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे क्वेश्चन तुमको एग्जाम में बहुत मिलेंगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा देख करके समझ लो कैसे करते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज गिवन बाई, एक कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है वो तुमको उधर है I इज इक्वल टू I नॉट प्लस अल्फा टी, जहाँ I नॉट, अब तुम लोगों को क्या करें बच्चों, देखो इस इक्वेशन में टाइम है, तो इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग टाइम पर अलग अलग है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू टाइम पर डिपेंड कर रही है। मतलब जाहिर सी बात है, फ्लो ऑफ चार्ज कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। कहीं भी तुम देख लेना इलेक्ट्रिक करंट टाइम के फंक्शन के फॉर्म में आ जाए, चार्ज तुम्हारा टाइम के फंक्शन में आ जाए, समझना फ्लो तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का जो फॉर्मूला हम तुमको बताएं, उस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे। एक बेसिक सा पहचान बता रहा हूँ कि भी कहीं भी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन तुमको ऐसे ही मिलेंगे एग्जाम में,
तो इलेक्ट्रिक करंट का इक्वेशन दी है, उसमें टाइम आ रहा है, टाइम के फॉर्म में दिया है, टाइम के फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रिक करंट टाइम का फंक्शन है। समझ रहा भाई, इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग टाइम पर अलग अलग करंट की वैल्यू है, मतलब फ्लो इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो कह रहा है कि वेयर आई नॉट इज 10 एम्पियर, जो आई नॉट है ये आई नॉट इज 10 एम्पियर एंड अल्फा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बता रहा है बच्चों 4 एम्पियर पर सेकेंड और टी इज टाइम इन सेकेंड। तो हाउ मच चार्ज या व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड, 0 से 10 सेकेंड के बीच में कंडक्टर से कितने चार्ज का फ्लो होगा। ठीक है, निकालते हैं। तो अभी फॉर्मूला हम लोगों ने क्या यूज़ किया बच्चों, फॉर्मूला यूज़ किया सर I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, आई डी टी बोल सकते हैं। हमें चार्ज का फ्लो निकालना है, तो चार्ज के फ्लो निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा बच्चों, इंटीग्रेशन करना होगा, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दिया। अब लिमिट कहाँ से कहाँ लगाओगे, तो भैया जहाँ से जहाँ तक चार्ज तुमको पूछा गया है वहाँ से वहाँ तक का लिमिट लगा दो। तो t इज इक्वल टू 0 से लेकर के t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक का बच्चों हमको क्या निकालना है, चार्ज का फ्लो फाइंड करना है। यहाँ तक क्लियर है। चलो, तो इंटीग्रेशन डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू सर आई नॉट प्लस अल्फा टी डी टी, और वो भी कहाँ से कहाँ तक सर 0 से लेकर के 10 सेकेंड तक। सिंपल है। ठीक है, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, क्यू, और आई नॉट का इंटीग्रेशन क्या हो गया, आई नॉट इंटू टी प्लस अल्फा कांस्टेंट है, टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी के रिस्पेक्ट में टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 10। ठीक है, तो क्यू 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 इज इक्वल टू आई नॉट की वैल्यू कितनी है, आई नॉट इज 10 हो गया। अब एक बार टी के बदले अपर लिमिट माइनस टी के बदले लोअर लिमिट, जैसे इंटीग्रेशन करते हो, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस अल्फ़ा बाई 2 कांस्टेंट है, अल्फ़ा की वैल्यू चलो बाद में दिया जाएगा, अल्फ़ा बाई 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, और टी के बदले अपर लिमिट तो 10 रखोगे, 10 का स्क्वायर 100 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे 0। ठीक है, तो दिस इज 100 माइनस 0, तो क्यूब विल बी 100, ये हो जाएगा। अल्फ़ा कितना दिया बच्चों, अल्फ़ा दिया 4, तो 4 बाई 2 करोगे तो 2 आएगा इंटू 100, तो चार्ज कितना फ्लो करेगा बच्चों, 300 कूलॉम चार्ज दैट विल फ्लो। तो उस कंडक्टर से क्रॉस सेक्शन से 0 से लेकर के 10 सेकंड के बीच में जो टाइम इंटरवल दिया था बच्चों, उस टाइम इंटरवल की ही बात करनी है। तो जो टाइम इंटरवल दिया था 0 से लेकर 10 सेकंड में कितना चार्ज का फ्लो होगा, तो उस कंडक्टर से 0 से 10 सेकंड के बीच में 300 कूलॉम का चार्ज का फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेथड है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, समझ जाना। पहचान बच्चों यही है कि इलेक्ट्रिक करंट का तुमको जो वैल्यू दिया जाएगा उसमें टाइम अगर कहीं पर आता दिखाई पड़े, ठीक है, समझ जाना कि वो फ्लो इज नॉन यूनिफॉर्म, इंडिकेट करके तुमको उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की, तो हमारा फिर कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता जाएगा। तो जल्दी इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अ कॉपर वायर हैज क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर। एक कॉपर वायर हम लोग को दिया हुआ है, उस कॉपर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया हमें दिया है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और कह रहा है इट कैरीज सम इलेक्ट्रिक करंट दैट इज 1 एम्पियर। तो इसका जो बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया तुमको दिया है दैट इज ए इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इट कैरीज, इसमें 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो भी हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी तुमको दिया है बच्चों, n इज इक्वल टू 10 to power 22 पर सेंटीमीटर क्यूब। मैंने पहले कहा था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बच्चों पर यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए, पर यूनिट वॉल्यूम। इससे मान लिया है 10 to power 22 पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन तुमको दिया हुआ है, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हमको चाहिए होती है। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन इन
यूनिट वॉल्यूम चाहिए होता है, जो कि पर सेंटीमीटर क्यूब तुमको दे दिया है। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भैया मैग्नीट्यूड फाइंड करो कितना होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, I इज इक्वल टू NEA इंटू VD। तो इलेक्ट्रिक करंट कितना दिया है बच्चों, 1 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं है। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब। इस बात को ध्यान रखना, पर सेंटीमीटर क्यूब में इसको मीटर क्यूब में चेंज करना होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बच्चों, 1.6 × 10⁻19 कूलम। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है बच्चों 2 मिलीमीटर स्क्वायर। अभी लिख रहे इकट्ठे, बाद में चेंज किया जाएगा ना। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हमको जांच पड़ताल करनी है, कितनी वैल्यू हो, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम है, मगर वॉल्यूम पर मीटर क्यूब में रखना चाहिए, ताकि ऐसा ही सिस्टम में कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। तो 1 एम्पियर इज 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब को बच्चों चेंज करोगे मीटर क्यूब में तो कितना होगा, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। और ये कितना हो जाएगा, 1.6 10⁻⁻19 मिलीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में चेंज करो बच्चों कितना आएगा, 10⁻⁻6 इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज VD। तो -6 यहाँ से पहले कट जाएगा एंड यू विल गेट 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1.6 इंटू 2 किया तो कितना हो गया बच्चों, 3.2 हो गया, है ना। और 10⁻⁻19 और 10⁻ तुम्हारा कितना हो जाएगा, 20। तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻19 + 20, 10⁻3 इंटू VD, कोई दिक्कत नहीं है। तो VD की वैल्यू क्या होगी, VD विल बी 1/3.2, नीचे आ गया, इसको ऊपर भेज दो, इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब 1/3.2 तो कैलकुलेट कर सकते हो कितनी वैल्यू आएगी, है ना। तो दिस मच विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है। अब इतना कैलकुलेशन तो आगे अपने से तुम खुद कर सकते हो। तो देख रहा इस सब में जो मेन बात तुमको बताने वाला ये कि बच्चों यूनिट्स का ख्याल रखना, है ना। जैसे एरिया तुमको मिलीमीटर स्क्वायर में दिया है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, बस फ्लो में आते हैं और फॉर्मूले को यूज़ करते हैं और देखते हैं सर आंसर मेरा गलत आ गया। तो ठीक है, फॉर्मूले को यूज़ करो, लेकिन यूनिट्स का ध्यान रखते हैं, ठीक है। एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में दिया है, कभी कभी सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया होता है ना। तो सबका ध्यान रखना। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर सेंटीमीटर क्यूब में, पर मीटर क्यूब में मुझको चेंज करना पड़ेगा। तो आते हैं ऐसे क्वेश्चन, आते हैं बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे तुम्हारे एग्जामिनेशन में। याद रखना, कुछ तुम्हारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल प्लेन फॉर्मूला बेस्ड होंगे। तैयार रहो कैलकुलेशन अच्छे से करने के, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर वगैरह चेक कर सकते हो तो खुद से कर लोगे। और इसको कॉपी करो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ तुरंत चलते हैं, जल्दी। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इनको करने का तरीका क्या होगा वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में मैं बैठा दूंगा, बस बाकी जैसे भी क्वेश्चन आएंगे अलग अलग तुम कर लोगे। बस जो बेसिक बात है वो तुमको समझाना है कि ऐसे क्वेश्चन पे ये तुमको करना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान से बस समझना। तो जो भी देखो मैं तुम्हें जो क्वेश्चन कराता हूँ यहाँ पर उसके कई सोर्स होते हैं, जैसे PYQs होते हैं, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आ रहा है। NCERT को हम लोग फॉलो करते हैं अच्छे से, जो क्वेश्चंस उनके एक्सरसाइज में एग्जांपल्स में वो फॉलो होते हैं। ये NCERT क्वेश्चंस अच्छे खासे ऐसा तुमको मिल जाएंगे। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस SC वर्मा से मैं लेता हूँ, एग्जाम्पल्स, ऑब्जेक्टिव, एक्सरसाइज, सब कुछ मिला जुला कर मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूँ, चाहे वो यहाँ के क्वेश्चन हो चाहे मैं जो ग्रुप में सेंड करता हूँ। तो एक मिक्स तुमको हर जगह से मिलता है, ताकि हर बुक से जो तुम्हारे लायक क्वेश्चंस हैं वो तुम प्रिपेयर करते चलो। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम लोग कोई एक बुक से क्वेश्चन नहीं करते, कुछ NCERT, कुछ कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ NCERT है, तो कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन जो हिंदी मीडियम की बुक्स हैं वहाँ बहुत शानदार क्वेश्चन हैं,
वहाँ से कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ मैं, ऐसी और वहाँ से कुछ खुद फ्रेम करता हूँ क्वेश्चन तुम लोगों के लिए। तो बहुत अलग अलग जगहों से मैं क्वेश्चंस तुमको देता हूँ, इसलिए किसी खास बुक से क्वेश्चन करना, जो मैं ग्रुप में क्वेश्चन बुक भेजता हूँ ना, तुम लोग जानते नहीं कि वो हाउ इम्पोर्टेंट आर दोज क्वेश्चंस। वो एक गागर में सागर के तरह हुआ है। उन सारे क्वेश्चंस को जो भी बच्चा अच्छे से कर लिया, मैं तुमको ब्लैंक पेपर पे लिख के देता हूँ, चाहे तुम नीट के बच्चे हो चाहे सीयूईटी के हो। 90% 95% मार्क्स तुम्हारा फिजिक्स में आना तय है, श्योर है, कंफर्म है, गारंटी के साथ बोलता हूँ, ब्लैंक पेपर में लिख दूंगा, बशर्ते तुम उन सारे क्वेश्चंस को जो मैं देता हूँ तुमको, वो ऐसे यहाँ वहाँ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। क्वेश्चंस बहुत रिसर्च होता है, टाइम लगता है, तब जाके तुम्हारे सामने क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो अगर तुम उस सारे क्वेश्चंस कर लेते हो तो 90-95% मान के चलो तुम क्वेश्चन करके ही आओगे अच्छे, मतलब एकदम पूरे 100% श्योर कि हाँ सर मैं सही है। बट तुम उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो, इन लेक्चर्स को प्रिपेयर कर लो, तो क्या नीड है यार, कोई नहीं है, बच्चों वाला एग्जाम है, बच्चों वाला। केवल तुमको लोग डराते हैं, ये डर का केवल बिजनेस है, डराओ, तुम डरोगे तो तुम उनके पास जाओगे, तुम पैसे खर्च करोगे, ये डर का पूरा बिजनेस फैला हुआ है। जब कुछ भी दम नहीं है इन परीक्षाओं में, अगर तुम बेसिक्स पर ध्यान दो, बेसिक्स पर ध्यान दो, एक बढ़िया टीचर्स के तुम संपर्क में रहो तो तुमको बेसिक्स से बताएं कि ऐसे से तुमको पढ़ना है, ये तुम्हारा पढ़ने का तरीका होना चाहिए। कोई तुमको ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ डर का बिजनेस फैला हुआ है, इससे बचो और दूर रहो, और जो इम्पोर्टेंट है, जो बेसिक्स है, उस पर काम करो। किसी की तुमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बस एक तुम्हारे पास अपनी एक बुक हो, खुद तुम हो, तुम्हारे साथ सबसे पहले खुद तुम होने चाहिए। तुम ही खुद के साथ नहीं रहोगे तो कोई क्या करेगा। तो सबसे पहले तुम खुद के साथ हो, एक अच्छी सी बुक हो, एक अच्छा टीचर हो जो तुम्हारे डाउट्स को क्लियर कर सके। कुछ भी नहीं चाहिए, क्या नीट, क्या जेई, क्या सीयूईटी, घर बैठे निकाल लोगे, ठीक है। बस अंदर से डर नहीं होना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि इस वक्त जो माहौल है वो सिर्फ डर का माहौल है। नीट एग्जामिनेशन को लेकर डर है, सीयूईटी को लेकर डर है, जेई को लेकर डर है, और तुम डरोगे तो फ़ायदा सबको होगा। जब डरना बंद कर दोगे तो धंधा सबका बंद हो जाएगा, है ना। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है तुम्हारे सामने आना, कि तुमको जो सच्चाई है एग्जामिनेशंस की वहाँ तक पहुँचाना। डर के माहौल को थोड़ा कम किया जाए, बच्चों से प्रेशर हटाया जाए, जो रियल में उनको चाहिए, जो उनको करना चाहिए, उनसे उनको रूबरू कराया जाए, ना कि उनको डरा करके, उनको स्ट्रेस दे करके हम अपना फ़ायदा करें, है ना। तो अभी जो माहौल चल रहा है वो सिर्फ डराने वाला माहौल है। इससे बचना और जो रियल चीज़ है उसको फॉलो करो। कोई तुमको दिक्कत, तुम बिलीव करो, तुम खुद से निकाल सकते हो। अगर तुमको अच्छी बुक मिल जाए, तुम खुद मिल जाओ, और एक अच्छा टीचर तुमको मिल जाए, तो कोई तुमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो देखो बात कहाँ से मैं कहाँ तक चला गया, ठीक है। बीच में बात आती है तो डिस्कशन करना ज़रूरी होता है। कुछ बच्चों को भी क्लियर नहीं होता, तो कुछ बच्चों को एक पाथ दिखाना पड़ता है कि भाई देखो सही रास्ता क्या है। चलो, तो आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। एक कॉपर वायर है बच्चों जिसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, हैज़ मास 126 ग्राम। तो दो चीज़ हमको दे रखा है बच्चों, उसकी लेंथ और उसका मास, ठीक है। तो मास ऑफ द वायर इज 126 ग्राम। यहाँ पर पे एक चीज़ और दिया रहेगा, मैं क्वेश्चन का कि कॉपर का जो एटॉमिक वेट तुमको यूज़ करना है, वो यूज़ कितना करना है बच्चों, 63। अब एटॉमिक वेट का इसमें कहाँ से चक्कर आ गया, क्या इसका यूज़ होगा, क्यों हमको दिया हुआ है, अभी आगे खुलासा होगा, देखना। तो एक क्वेश्चन में दिया है एटॉमिक वेट इज 63। अब कह रहा है कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज दिस मच। तो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी दे दिया है, 2 × 10⁻⁻²। याद रखना बच्चों, सेंटीमीटर पर सेकंड में है, आगे चेंज करना होगा, भूलना नहीं। एज्यूमिंग, इसको बाद में पढ़ेंगे। फाइंड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वायर। इलेक्ट्रिक करंट तुमको फाइंड करनी है, आई की वैल्यू।
तो तुम सोचोगे आई फाइंड करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया है, तो सर ने फॉर्मूला बताया है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई इज इक्वल टू NEAVD, ये फॉर्मूला सर ने बताया। अब इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, अब इस फॉर्मूले बच्चों हमें इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करनी है। उसके लिए हमको n चाहिए, बात करेंगे उसकी भी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए, सबको पता है यूनिवर्सल कांस्टेंट है। क्रॉस सेक्शन एरिया फिलहाल नहीं गिवन है, होल्ड कर दो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन है दिस मच। तो बच्चों को दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये दोनों ही चीज़ें नदारद है, न n दिया है न a दिया है। तो कुछ अगर नहीं दिया है तो उसके बदले कुछ देगा भी। लेंथ दे रखा है, मास दे रखा है, एटॉमिक वेट दे रखा है। आखिर इन चीज़ों का यूज़ करके हम n और a कैसे फाइंड करेंगे? सुनो, अब देखो यही बात ध्यान समझना। n होता है बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होता है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे वो देखना। एक स्टेटमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमको पढ़ना होगा। एज्यूमिंग ईच एटम ऑफ कॉपर का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करता है, ऐसा एज्यूम कर लो। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस कॉपर के वायर में एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इस कॉपर के अंदर जितने एटम्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कर रहा है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसके अंदर 1000 एटम है तो कहोगे 1000 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, क्योंकि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कर रहा है। तो अगर ये स्टेटमेंट कहा कि एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया, जाओ खेलो पूरे कंडक्टर में खेलो, तुमको जितना खेलना है, फ्री हो जाओ, जियो अपनी जिंदगी। तो अब अगर तुमको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ एटम पता करो। 1000 एटम 1000 इलेक्ट्रॉन, 1 लाख एटम 1 लाख इलेक्ट्रॉन, 1 करोड़ एटम 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स पता होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स पता होंगे। तो n तक पहुंचने के लिए हमको पहले नंबर ऑफ एटम्स पता करना होगा। और नंबर ऑफ एटम्स कैसे पता करेंगे? देखो बच्चों, मास दिया है 126 ग्राम, एटॉमिक वेट दिया है 63। तो अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल निकालना चाहूँ तो मास अपॉन उसका एटॉमिक वेट बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। तो मास कितना दिया है बच्चों? 126 ग्राम, और एटॉमिक वेट कॉपर का कितना दिया है? 63। तो नंबर ऑफ मोल कितने हो गए बच्चों? 2। ठीक है। और हम सब जानते हैं नंबर ऑफ मोल स्मॉल n से कंफ्यूज्ड मत हो जाना, इससे मैं m पूरा मोल लिख दे रहा हूँ। ठीक है। और हम सब जानते हैं कि 1 मोल हैज़ 6 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कॉपर। हालांकि 6.023 होता है ना, एवोगैड्रो नंबर जानते होंगे। मैं 6 × 10⁻23 ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हो। तो हम जानते हैं 1 मोल में इतने एटम्स होंगे कॉपर के, जिसको कहते हो एवोगैड्रो नंबर, बराबर। तो बच्चों 1 मोल में इतने कॉपर के एटम्स हैं, तो बताओ 2 मोल में कितने कॉपर के एटम्स होंगे? मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 × 10⁻23 कॉपर एटम्स। तो टोटल इतने कॉपर एटम्स हैं, और जितने एटम्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कैपिटल N विल बी 12 × 10⁻23। अच्छा, क्यों ऐसा? क्योंकि ईच एटम रिलीजेस 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एक एटम एक इलेक्ट्रॉन फ्री करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने एटम उतने इलेक्ट्रॉन। तो ये तो आ गए टोटल इलेक्ट्रॉन, लेकिन मुझको क्या चाहिए? मुझको चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल नहीं, पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम निकालने के लिए बच्चों क्या करोगे? क्या करेंगे सर? टोटल इलेक्ट्रॉन्स में
टोटल वॉल्यूम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ अगर ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मैं ए मान लूँ तो वॉल्यूम क्या होगा, A/L होगा कंडक्टर का। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो कितना मिल गया, 12 × 10⁻23 बाई A/L कर दिया, मिल गया स्मॉल n। अब यहाँ चिपका, अब देखो ना, I = फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, NEAVD होता है। अब लगा रहा हूँ, मुझको फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करनी है। चलो तो I = स्मॉल n कितना है बच्चों, 12 × 10⁻23 बाई A/L, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलम। क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं पता है, छोड़ दो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, 2 × 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड है, मीटर में चेंज करोगे बच्चों 10⁻⁴। ठीक है। अब मुझको देखो बच्चों, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं पता था, तो चाहिए भी किसको, अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो I = कितना हो जाएगा, 12 × 2 = 24 इंटू दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और -4 कितना हो जाएगा, -23। तो -23 और ये +23, पूरा कहानी खत्म। तो 24 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई लेंथ। बच्चों लेंथ कितना दे रखा है इसमें, लेंथ दिया 50 सेंटीमीटर, तो 0.5 मीटर में हो गया। ठीक है, इसको काट सकते हो ऐसे, तो ये विल गेट 24 × 16 बाई 5 एम्पियर। अब इसको सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकते हो, जितनी वैल्यू आ जाए दैट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो। ठीक है, तो आइडिया क्या है, पहचान क्या है, सुनो। कभी भी क्वेश्चन में क्या है, जैसे क्वेश्चन में कह सकता है कि एज्यूम करो एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन फ्री करता है, तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर देना। तो कहीं भी ऐसा स्टेटमेंट आए कि एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन को फ्री करता है, तो सबसे पहले क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम्स निकालना। ठीक है, जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसके हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुमको मिल जाएंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुमको मिल जाएंगे बच्चों, तो फिर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी निकाल सकते हो। तो कहीं भी स्टेटमेंट आ जाए कि एक कॉपर का एटम 1 इलेक्ट्रॉन को निकालता है, एक कॉपर का एटम 2 इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो ऐसे क्वेश्चंस में समझ जाना हमको क्या मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, इसी मेथड को फॉलो करना है। मोल्स वगैरह चेक करने होंगे, उसके हिसाब से नंबर ऑफ एटम्स निकालने होंगे, फिर जैसे कैलकुलेशन करें वैसे करना होगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन जहाँ प्रैक्टिस करोगे अच्छे से आएंगे। तो दैट क्वेश्चन कर लो, चलते फिर आगे। ठीक है, डू इट फास्ट। ओके बच्चों, तो आज मैं स्टॉप यहाँ पे करूँगा। आज मैं अब ये जो 2-3 क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर दे दूँगा, प्रैक्टिस करते हैं ना। अभी सब खत्म, इसमें क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, इन सारे पर क्वेश्चंस बहुत करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में लोग आएंगे बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। इस चैप्टर का बहुत मतलब खास टॉपिक है, बहुत खास टॉपिक है। शायद समझ ही गए होंगे कि इस खास टॉपिक की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली द ओम्स लॉ। ठीक है, जिससे क्वेश्चन मतलब वेरी फेयर बिट ऑफ चांस कि क्वेश्चन लगभग छप चुका है तुम्हारे एग्जामिनेशन में, मान के चलो, एकदम गारंटी। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चों, और वहाँ पे ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ओम्स लॉ पे कुछ क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, रेजिस्टेंस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सारे क्वेश्चन करेंगे। और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दूंगा मैं, घर बैठ के लगाते रहो, सॉल्व करते रहो, डाउट्स हो जी भर के पूछते रहो। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। आज के सिर्फ इतना ही। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो डिस्कस हम लोग करेंगे, और जो क्वेश्चंस पूछा गया है, जो पूछा जाए, उससे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।